हेलो, वेलकम टू सुमो बायोलॉजी ऑनलाइन क्लासेस। चलिए सेशन 3 को पढ़े हम लोग। एनसीईआरटी बेस्ड इंपॉर्टेंट एमसीक्यू फॉर नीट। इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन इज द मीटिंग ऑफ सुपीरियर मेल एंड फीमेल ऑफ डिफरेंट ब्रीड्स। हो जाएगा क्रॉस ब्रीड, मोर क्लोजली रिलेटेड इंडिविजुअल विद इन सेम ब्रीड, व्हेन ब्रीडिंग हो जाएगा। एनिमल्स विद इन सेम ब्रीड विदाउट हैविंग कॉमन एंसेस्टर, टू डिफरेंट रिलेटेड स्पीसीज। आंसर है टू डिफरेंट रिलेटेड स्पीसीज। इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन, two different related species. Interspecific hybridization refers to cross between two individual of two different species. Species अलग और genre अलग, to bring together their character in the hybrid. Hybrid progeny में दोनों के character आप चाहते हैं घोड़े गधे दोनों के आ जाएं, म्यूल बन जाए, तो वो कहलाएगा इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। पेज नंबर 168 पे आपकी बुक में मेंशन है। आउटब्रीडिंग क्या होती है? आउटब्रीडिंग ब्रीडिंग ऑफ अनरिलेटेड एनिमल्स। ऐसे एनिमल्स को आप ब्रीड कराएं जो कि अनरिलेटेड हो, या तो सेम ब्रीड या डिफरेंट ब्रीड के। ठीक है जी, ब्रीड डिफरेंट होगी, स्पीसीज सेम होगी। यहाँ पे स्पीसीज अलग है। इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन में इंडिविजुअल ऑफ डिफरेंट स्पीसीज है। ठीक है, तो आउटब्रीडिंग क्या है? ब्रीडिंग ऑफ अनरिलेटेड एनिमल्स, सुपीरियर मेल एंड फीमेल्स ऑफ डिफरेंट ब्रीड, या तो डिफरेंट ब्रीड के, और बिटवीन अनरिलेटेड सुपीरियर मेल एंड फीमेल विद इन द सेम ब्रीड। लेकिन अगर सेम ब्रीड के हैं तो उनके एंसेस्टर कॉमन नहीं होंगे। अब इसको आउटब्रीडिंग को आप दो सब कैटेगराइज कर दीजिए, आउट क्रॉसिंग, क्रॉस ब्रीड। आउट क्रॉसिंग क्या है? एनिमल्स मेटिंग विद इन द सेम ब्रीड के हैं, बिलोंगिंग टू सेम स्पीसीज बट हैविंग नो कॉमन एंसेस्टर। और क्रॉस ब्रीड में स्पीसीज सेम है, ब्रीड अलग अलग है। जैसे अल्सेशियन को पामेलियंस के साथ आप करा दीजिए, क्रॉस बिटवीन सुपीरियर मेल एंड फीमेल ऑफ डिफरेंट ब्रीड्स, तो वो कहलाएगा क्रॉस ब्रीड। ठीक है, आउटब्रीडिंग फर्दर सब कैटेगराइज कर सकते हैं आउट क्रॉसिंग, क्रॉस ब्रीडिंग में। और इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन, टू डिफरेंट स्पीसीज के इंडिविजुअल को आप क्रॉस करा दीजिए और प्रोजीनी जो बने, आप चाहें वो संकर पैदा हो, उसमें दोनों के गुण आए। इन PBR 322 टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन हैज रिकॉग्निशन साइट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। तो इसमें आप देखेंगे कि आपके 8 रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के लिए साइट है। 2 एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन और एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन। टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन में बाम और साल की, बाम H1 और साल की रिकॉग्निशन साइट है। इधर PU1 प्रोटियस वल्गैरिस 1 और PST1 प्रोविडेंशियस फ्रूटी 1 की रिकॉग्निशन साइट है एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन में। तो अगर आप रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के तौर पे यूज़ कर लेंगे बाम को आप रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के लिए यूज़ कर लेंगे तो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस क्वालिटी चली जाएगी, क्योंकि आपने वो सीक्वेंस डिस्टर्ब कर दी। ठीक है जी, ये देखिए, ये आपका PBR 322 का। PBR 322 में P स्टैंड्स फॉर प्लाज्मिड, B स्टैंड्स फॉर बॉलीवर, R स्टैंड फॉर रॉड्रिगीज। बॉलीवर रॉड्रिगीज साइंटिस्ट है, ये केमिकली सिंथेसाइज, लैब में सिंथेसाइज आपका वेक्टर है जो आजकल बहुत यूज़ किया जा रहा है। और ये जो आपके एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन है, इनको हम लोग एज अ सिलेक्टिव मार्कर यूज़ करते हैं टू डिफरेंशिएट बिटवीन रिकॉम्बिनेंट एंड नॉन रिकॉम्बिनेंट एंड बिटवीन ट्रांसफॉर्मेंट एंड नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। ये बातें याद रखिएगा। PBR 322 से आपको डेफिनेटली इस बार क्वेश्चन एक मिलेगा। पेज नंबर 199। PBR 322 को अच्छे से कंठस्थ करके जाना बच्चे, खूब अच्छे से उसको पढ़ के जाना PBR 322 को, नहीं तो मेरी वीडियो देख लो, आपको इसके बारे में और जानकारी मिलेगी। इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर सेक्शन क्या है भैया? इसका ऑब्जेक्टिव पेस्ट रेजिस्टेंस वैरायटी डेवलप करना चाहते हैं, एफिशिएंसी इंक्रीज करना चाहते हैं मिनरल यूजेस की, टू इंक्रीज रिलायंस ऑन केमिकल पेस्टिसाइड डिक्रीज करना चाहते हैं, टू इंक्रीज प्लांट वेट, वो इससे कंसर्न नहीं है। हमारा आंसर A और 3 दो स्टेटमेंट इसके ठीक हैं। पेस्ट रेजिस्टेंस वैरायटी डेवलप करना चाहते हैं और एफिशिएंसी बढ़ाना चाहते हैं। C ऑप्शन हो जाएगा, A एंड 3। करेक्ट आंसर ऑप्शन C, A and 3. Biotechnology is being used to address problems in all areas of agriculture production and processing. This include plant breeding to raise and stabilize yield. Yield बढ़ा के आप उसको स्टेबल करना चाहते हैं। To improve resistance to pest. Pest resistance डेवलप करना चाहते हैं। Disease and abiotic stress. Disease के प्रति रेजिस्टेंस डालना चाहते हैं। abiotic stress के प्रति आप उसको करना चाहते हैं, टॉलरेंट बनाना चाहते हैं। एंड टू इनहांस द न्यूट्रिशनल कंटेंट ऑफ फूड। तो आंसर ये पेज नंबर 208 पे आपकी बुक में मेंशन है। Which one of the following is not a parasitic adaptation? Parasitic development of digestive organ, जी हाँ, such as sucker hook डेवलप होना ताकि वो पकड़ सके इंटरनल ऑर्गन्स को, उसके साथ अटैच हो सके। लॉस ऑफ डाइजेस्टिव ऑर्गन, जी हाँ, जब बैठे मिले खाए को तो कौन जाए कमाए को। एंडो पैरासाइट है, उसको तो मिल ही रहा खाने को, तो डाइजेस्टिव ऑर्गन को क्यों डेवलप करना चाहेगा। लॉस ऑफ रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी, नहीं, कोई भी ऑर्गेनिज्म इस धरती पे क्यों आया? खाना खाने और खूब बच्चे पैदा करने। तो लॉस ऑफ रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी ये गलत है। लॉस ऑफ अननेसेसरी सेंस ऑर्गन की हमें ज़रूरत ही नहीं, वही बैठे मिले खाए को तो कौन जाए कमाए को। लॉस ऑफ रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी ये पैरासिटिक एडेप्टेशन नहीं है।
तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, लॉस ऑफ रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी। पेज नंबर 235 पे आपकी बुक क्लास 12 बायोलॉजी में मेंशन है, इफ एन ऑर्गेनिज्म लिविंग एज पैरासाइट इट मस्ट हैव एडेसिव ऑर्गन फॉर इट्स अटैचमेंट टू होस्ट। होस्ट सेल के साथ रहेगा, पकड़ के रखेगा, नहीं तो फ्लश आउट हो जाएगा। डाइजेस्टिव सिस्टम इज नॉट नीडेड सिंस दे कैन एब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट्स डायरेक्टली फ्रॉम स्किन। देयर इज नो नीड ऑफ सेंस ऑर्गन एज दे हैव completely dependent on the host and everything is available, but they must have a high reproductive ability. reproductive ability high होनी चाहिए, ये characteristic feature नहीं है adaptation का parasitism के लिए। if 20 joule of energy is trapped at the producer level, तो trophic level आप बना लीजिए। अगर आप कोई पिरामिड बना रहे हैं, न्यूटोनियन पिरामिड बना रहे हैं, मानिए पिरामिड ऑफ मास या पिरामिड ऑफ एनर्जी की बात हो रही, तो प्रोड्यूसर लेवल पे आप रखते हैं ग्रीन प्लांट पार्ट्स, ऑटोट्रॉफ जो भोजन अपना खुद बनाते हैं, यहाँ पे एनर्जी 20 जूल। तो ये 10% रूल फॉलो करता है। 10% रूल ये है कि एक ट्रॉफिक लेवल से लोअर ट्रॉफिक लेवल से जब हाई ट्रॉफिक लेवल पे एनर्जी ट्रांसफर होती है तो केवल 10% उसका अमाउंट ट्रांसफर होता है। यहाँ पे 100 रुपये थे, यहाँ 10 बचेंगे, यहाँ 1 बचेगा, यहाँ 0.1 हो जाएगा। अब इसने बोला 20 जूल ऑफ एनर्जी है एट द प्रोड्यूसर लेवल। 20 जूल यहाँ पे आते आते 2 हो गई, यहाँ पे आते आते 0.2 हो गई, यहाँ पे आते आते 0.02 हो जाएगी। कितने ट्रॉफिक लेवल दे रखे हैं प्लांट, तो प्लांट प्रोड्यूसर है 20 जूल। माइस में कितनी हो जाएगी, मास हर्बीवोरस माइस जिसने इसको प्लांट को खा लिया इसके पास पहुंची 2 जूल। स्नेक ने माइस को खा लिया, इसके पास पहुंची 0.2 जूल, और पीकॉक ने स्नेक को खा लिया 0.02। तो हमारा आंसर हो जाएगा 0.02। 10% लॉ ऑफ ट्रांसफर ये फॉलो करता है एनर्जी का। ठीक है जी। तो पेज नंबर 247 पे आपकी बुक में मेंशन है। इतनी लंबी राम कहानी में पढ़ के अपना भी समय और आपका समय दोनों का समय बचाता हूँ, आगे चलता हूँ। द ह्यूमन एक्टिविटी लीडिंग टू द मोस्ट एक्सटिंक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ। ऑल्टरेशन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचुरल हैबिटेट। सबसे ज़्यादा नुकसान, आप किसी का घर उजाड़ दो बेटा तो कहाँ जाके रहेगा, बेचारा बेघर हो जाएगा, उसके सर्वाइवल के हो जाएंगी क्या दिक्कत। तो सबसे ज़्यादा दिक्कत किससे होती है, डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचुरल हैबिटेट से होती है। हंटिंग से भी होती है, नो डाउट अबाउट दैट, बट मोस्ट डिस्ट्रक्टिव क्या है, ये है। पोल्यूशन ऑफ एयर वाटर, इंट्रोडक्शन ऑफ एलियन स्पीसीज। एलियन स्पीसीज से बाहर से भी कोई आ जाएगा तो मार मंगाएगा या उसको खा लेगा। एलियन स्पीसीज आ जाएगी तो वो भी थ्रेटनिंग हो सकती है। लेकिन सबसे ज़्यादा दिक्कत क्या कर रहा, नेचुरल हैबिटेट का लॉस। Alteration and destruction of natural habitat. The accelerated rate of species extinction that the world is facing now are largely due to human activities. There are 4 major causes: habitat loss and fragmentation. This is the most important cause driving the animal and plants to extinction. विलुप्त होते चले जा रही हैं। ओवर एक्सप्लॉयटेशन, जरूरत से ज़्यादा दोहन कर लिया आपने, एलियन स्पीसीज बाहर से आपने कुछ लाए, इंट्रोड्यूस कर दिया, जो उसके लिए थ्रेट हुआ उसके साथ नहीं रहना चाहता। को एग्जिस्टेंस, साथ के साथ गायब हो जाना। किसी पे आप इतना डिपेंड है कि बेटा लैला के साथ मजनू, लैला गई तो मजनू भी चला गया वाली बात, कि को एक्सटिंक्शन का मतलब है साथ के साथ दोनों का विलुप्त हो जाना। उसका भोजन ही वही है भाई, ए का भोजन बी ही है। अगर बी खत्म हो गया तो ए को भोजन नहीं मिलेगा तो ए भी खत्म हो जाएगा। लेकिन सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव क्या है, सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव है डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचुरल हैबिटेट। आगे चलता हूँ। Which of the following method is most suitable for disposal of nuclear waste? न्यूक्लियर वेस्ट को कैसे हम लोग डिस्पोज ऑफ करेंगे? Bury the waste within the rocks deep below the earth surface. हम उसको गाड़ देंगे। ठीक है, आपकी बुक में साफ साफ दे रखा है। आइए, bury and the waste within rocks deep below the earth surface. Storage of डिस्पोज ऑफ करिए आप कैसे करेंगे? न्यूक्लियर वेस्ट शुड बी डन इन सूटेबली शील्डेड कंटेनर, शील्ड कंटेनर में, एंड बरीड विद इन द रॉक बिलो द अर्थ सरफेस। 50 मीटर कम से कम हम उसको गहरा गाड़ देंगे। सो द करेक्ट आंसर इज बरी द वेस्ट विद इन रॉक। बीच बीच में म्यूजिक आता रहता है, उसकी चिंता ना करो, आप पढ़ने में ध्यान दो, म्यूजिक बजने दो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, रॉक में गाड़ देंगे। आगे चलता हूँ। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। Which of the following statement is incorrect? Incorrect पूछ रहा है। Species diversity in general increases from poles to equator. पोल से जब आप इक्वेटर की तरफ चलेंगे स्पीसीज डाइवर्सिटी बढ़ेगी, बिल्कुल ठीक बात है। गैसेस mainly responsible for green house effect, CO2 and methane. CO2 मीथेन हमारी ग्रीन हाउस इफेक्ट कॉज करती है, बिल्कुल ठीक बात है। इन भोपाल गैस ट्रेजेडी लीकेज ऑफ इथाइल आइसोसाइनेट, इथाइल आइसोसाइनेट ही लीक हुई थी, जहरीली गैस थी, और भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई। ट्रोफोस्फेरिक ओजोन प्रोटेक्टर्स नहीं जी, ट्रोफोस्फेरिक ओजोन बैड ओजोन है, ये गुड ओजोन नहीं है। तो दो तरह की ओजोन है, गुड एंड बैड। ट्रोफोस्फेरिक में जो ओजोन है वो हार्म करती है प्लांट्स को और एनिमल्स को। ये ट्रोफो कहाँ पे है, ट्रोफो आपका हमारा नियर है, ये ट्रोफो है। और ये जो स्ट्रेटोस्फीयर है, स्ट्रेटोस्फीयर में जो ओजोन है वो गुड ओजोन की तरह काम करती है। ठीक है, एब्जॉर्ब कर लेती है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को। तो ट्रोफोस्फेरिक जो हमारी ओजोन है वो बैड ओजोन है। तो ये स्टेटमेंट गलत है। इसी तरह के सेशन के लिए बने रहिए हमारे साथ।
गुड लक, गुड बाय।